हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? थर्मोकेमिस्ट्री लेक्चर 15। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था बहुत सारे हीट ऑफ रिएक्शंस, है ना। हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, है ना। इंटीग्रल हीट ऑफ सोल्यूशन की बात की थी और उससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाया था, क्वेश्चन किया था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्या? आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है बेटा, ध्यान से देखना। और आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती चली जाएंगी, है ना, जिनमें कि हीट ऑफ ट्रांजिशन आएगा, हीट ऑफ डिसोसिएशन आएगा, है ना, बॉन्ड साइकिल आएगा, एंड और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम लोग डिस्कस आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेकेशन। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स रोल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो अब आगे बात करते हैं बेटा हम लोग, है ना, और देखते हैं कि आज हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले इसमें जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, पता है क्या? बताओ बताओ, नेक्स्ट हम लोग कौन सी बात करने जा रहे हैं आज? इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन और इंथैल्पी ऑफ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हीट ऑफ ट्रांजिशन। कई तरीके से आप बोल सकते हो, हीट ऑफ ट्रांजिशन और इंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। और हीट ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये है ना। तो इसमें होता क्या है बेटा कि एक एलोट्रॉप होता है, वो दूसरे एलोट्रॉप में जब चेंज होता है ना, तो उसमें जो भी हीट चेंज आता है ना, 1 मोल एलोट्रॉप को जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से सेम सब्सटेंस के, है ना। सो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन और हीट ऑफ ट्रांजिशन में क्या होता है, यहां पर हम सेम सब्सटेंस की बात करते हैं, सेम सब्सटेंस की बात करते हैं। तो एक सब्सटेंस जब अपने एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म से अपने ही दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें जो भी हीट चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन और हीट ऑफ ट्रांजिशन और एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन और हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से, बढ़िया मस्त तरीके से समझना बात को, है ना। तो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज, है ना। अब यहां पर मैं ये एक्जो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है ना, दैट डिपेंड्स। सो ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख लो मे बी एक्जो और एंडो, मे बी एक्जो और एंडो, कोई सा भी हो सकता है ना। वो आपको आइडिया लगेगा जब आप आगे बढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा आपको। सो हीट एक्सचेंज व्हेन 1 मोल एलोट्रॉप ऑफ 1 mole allotrope of same substance इसको थोड़ा सही से लिख दें बेटे, सेम सब्सटेंस है ना। सो 1 मोल एलोट्रॉप ऑफ सेम सब्सटेंस ऑफ सेम, क्या करते हैं जनाब आप? gets converted to another allotropic form, of that same substance, मतलब कार्बन है तो कार्बन की बात करोगे, फास्फोरस है तो फास्फोरस की बात करोगे, सल्फर है तो सल्फर की बात करोगे, बस उनके इलेक्ट्रोपिक फॉर्म अलग अलग होंगे, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर पहला एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा बेटा हमने कार्बन ग्रेफाइट ले लिया, हमने क्या ले लिया? कार्बन ग्रेफाइट ले लिया, है ना। इसका कितना मोल ले लिया? 1 मोल।
लिख दे रहा हूं यहां पर साफ साफ क्लियरली 1 मोल। अब बेटा ये कन्वर्ट हुआ कार्बन डायमंड में। अरे भाई साहब, कार्बन डायमंड में। तो यहां पर जो भी हीट चेंज होगा इस रिएक्शन में, जो भी हीट चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच और डेल्टा एच नॉट जो भी होगा, दैट विल बी डेल्टा एच ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बोल दो, जो भी मैंने ऊपर लिख रखा है कोई सा भी बोल सकते हो, डेल्टा एच बोल सकते हो, या डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर डेल्टा एच नॉट बोल सकते हो। ये बार मैं बार बार बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है, आप समझ गए होगे बात को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है ना बेटा, अब ये कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अगर हम यहीं पर इसकी बात कर लें तो ध्यान रखो बेटा, जब ग्रेफाइट और डायमंड की बात करते हैं तो इनके जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की, तो कुछ आइडिया तो मैं आपको पहले दे दूं। तो आपको पता है ना कि जो स्टेबिलिटी होता है, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल दैन डायमंड। ग्रेफाइट का स्टेबिलिटी डायमंड से ज्यादा होता है, इट इज मोर स्टेबल, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, आप मोर स्टेबल से किधर जा रहे हो। अरे भाई साहब जरा देखिए जनाब, आप मोर स्टेबल से किधर जा रहे हो। जस्ट मिनट, ये क्या हो रहा है, आप मोर स्टेबल से किधर जा रहे हो, लेस स्टेबल की तरफ। ये तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। और जब आप कभी भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाते हो बेटा, तो ये बताओ, ये अपने आप तो जाएगा नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है, तो यानी इसको ठोकना पड़ेगा, इसको धपाक धपाक देना पड़ेगा, है ना, तभी बेटा ये कन्वर्ट होगा लेस स्टेबल में, क्योंकि पहले से ऑलरेडी स्टेबल है। इट मींस दिस विल रिक्वायर सम एनर्जी। तो जब इसको एनर्जी दोगे, जब इसको आप फोड़ोगे, है ना, तोड़ोगे, तब ये डायमंड में जाएगा, क्योंकि बहुत पहले से स्टेबल था। तो जब कभी भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाते हैं तो प्रोसेस हमेशा कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है, बिकॉज द ग्रेफाइट विल रिक्वायर सम एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड इनटू डायमंड। तो इसका मतलब यहां पर कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट टू डायमंड इज एंडो थर्मिक रिएक्शन। कहानी क्लियर है। तो इसका मतलब इसका जो डेल एच होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा बेटे, एंड दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ और एग्जाम्पल देखे जाएं भाई, कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखे जाएं भाई। चलिए जनाब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ठीक है। तो अब जैसे कि ये बात तो आपकी हो गई। अब जैसे कि अगर हम बात करें बेटा फास्फोरस की, तो फास्फोरस में भी आपको मैंने बताया था, इसका मैंने एक ट्रिक बताया था स्टेबिलिटी ऑर्डर का, है ना, कॉन्सेप्ट था ब्राउन, UV-KST मैंने आपको बताया था। ब्राउन, ब्राउन में बी जो है ब्लैक, ब्लैक फास्फोरस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर यहाँ पर आर जो है रेड, रेड फास्फोरस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर यहाँ पर जो डब्लू होता है वो होता है आपका वाइट, वाइट, है ना। और आपको ये तरीका हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब कभी भी हम लेस स्टेबल से किधर जाते हैं बेटा, मोर स्टेबल की तरफ, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, उसका डेल्टा एच निगेटिव होता है, एक्जो होता है। और जब कभी भी हम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाते हैं तो उसका जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है और वो प्रोसेस एंडो होता है। रीजन समझ में आ रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। तो भैया आप मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये पहले से मोर स्टेबल है, राइट, समझ रहे बेटा बात। तो इसकी एनर्जी कम है, अब इसको तोड़ोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर एक ऐसा होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि कि भैया ये लेस स्टेबल का मतलब मोर एनर्जी, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। मोर स्टेबल का मतलब लेस एनर्जी, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसके पास लेस एनर्जी है, इसके पास मोर एनर्जी। तो मोर एनर्जी कब आई होगी, जब इसने एनर्जी को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब होकर इधर गया होगा। ठीक है, तो आई होप बेटा कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब अगर हम यहीं पर एक रिएक्शन लिख दें बेटे, तो आप क्या जवाब दे सकते हो क्या मुझे। जैसे हमने कहा फॉस्फोरस वाइट, है ना,
वैसे P4 होता है, बट मैं वाइट लिख ले रहा हूँ ऐसे, फॉस्फोरस वाइट से फॉस्फोरस रेड जा रहा है। देखो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से बेटा दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब बताओ बेटा इसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए, तो डेल्टा एच ट्रांजिशन होगा, डेल्टा एच ट्रांजिशन। अब बताओ बेटा व्हाइट इज लेस स्टेबल, ब्राउन याद करो, एंड दिस इज मोर स्टेबल। तो भैया जब आप लेस स्टेबल से, है ना, देखो ना, ब्लैक रेड, रेड मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो आप जब यहाँ पर मोर स्टेबल, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो, सो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस प्रोसेस विल बी एक, जो आई होप आप बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे ही सल्फर रोम्बिक से, है ना, अगर आप सल्फर ले लो तो सल्फर रोम्बिक, है ना, सल्फर रोम्बिक, हाँ, लेकिन कितना मोल लेना है, 1 मोल, इसका भी 1 मोल ले लो, है ना। वैसे एसेट होता है, बट मैं सीधे रोम्बिक लिख रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। सल्फर रोम्बिक से आप किधर चले जा सकते हो, सल्फर मोनोक्लिनिक, है ना। और यहाँ पर जो भी एच डेल्टा एच होगा दैट विल बी डेल्टा एच ट्रांजिशन। तो आई थिंक आप बेटा बात समझ गए होंगे कि भाई क्या होता है हीट ऑफ ट्रांजिशन, क्या होता है हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो बेटा ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आप क्लियरली समझ सकते हो। चलो अब इस पर भी एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, पहले हम देखना चाहोगे, चलो देखो एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है। हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है, इसका हमने O2 के साथ रिएक्शन कराया, CO2 बन गया बेटे, ये गैस है, ये गैस है, इसका कुछ डेल्टा एच जो होगा। अब देखो कंबस्शन का रिएक्शन है, कंबस्शन का रिएक्शन तो बेटा हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। सो दैट इज सपोज डेल्टा एच, या नॉट ले लिया, सो इस इज डेल्टा एच सी नॉट ऑफ, किसका कंबस्शन करा रहा हो, कार्बन ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का, दैट इज नेगेटिव होगा ये वैल्यू। फिर आपने कार्बन डायमंड का कराया, कार्बन डायमंड का कराया, समझना बात को, ठीक है। चाहो तो इसको, इसका आप कोई वैल्यू ले लो, है ना, देख लेते हैं। अच्छा अभी अब कार्बन डायमंड का कराया आपने, O2 गैस, इसने बेटा CO2 गैस बनाया, इसने भी CO2 गैस बनाया, और ये डेल्टा H2 है नॉट, दैट इज डेल्टा HC नॉट ऑफ। अब कार्बन डायमंड का कंबस्शन आप करा रहे हो, ये होगा, ये भी कैसा होगा, निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। चलो एक काम करें, इसको ले लेते हैं -x, इसको ले लेते हैं -y, चलेगा, ये वाला भी नेगेटिव वैल्यू, ये वाला भी नेगेटिव वैल्यू है, चलिए ये ठीक है। अब एक काम करें, चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दोनों को कर देते हैं माइनस, सोल्यूशन करते हैं इसका, है ना। एक बार आप पॉज करके सॉल्व करो बेटे, दोनों को कर देते हैं माइनस, माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक, माइनस किया साइन तब ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखो ग्रेफाइट इधर रह जाएगा बेटा, ग्रेफाइट, और ये O2 उड़ गया, ये उड़ गया, CO2 प्लस माइनस ये भी उड़ गया, और देखो बेटा ये माइनस था तो ये उधर चला जाएगा, कार्बन डायमंड। इसमें आपको बताना था कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में कौन ज़्यादा है कौन कम है, क्वेश्चन ये था कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में कौन ज़्यादा है कौन कम है, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना था। ये आया रिएक्शन आपके सामने, ठीक। अब बेटा बताओ जब आपने इन दोनों को ऐड माइनस किया तो एल्जेब्रिक सम इनका भी हो जाएगा, तो डेल्टा H यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से जो डेल्टा H आएगा दैट विल भी, देखो ये प्लस हो गया था ना, y माइनस एक्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, y और x में कौन ज़्यादा है। अब इसमें ऑप्शंस हो सकते थे क्या, ऑप्शन ए ये हो सकता था, B C D, है ना, y लेस देन एक्स, y मोर देन एक्स, y इक्वल्स टू एक्स, नन ऑफ दीज, कुछ इस तरह से। तो इस सिंपल सा तरीका बेटा मुझे आप एक चीज़ ये बता दें जल्दी से कि बेटा जब आप ग्रेफाइट से डायमंड जा रहे हो मतलब आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो, मोर स्टेबल से आप कहाँ जा रहे हो बेटा, लेस स्टेबल। और जब कभी भी मोर स्टेबल से आप लेस स्टेबल जाते हो तो प्रोसेस कैसा होता है, एंडो होता है। इसका मतलब ये वैल्यू होगा पॉजिटिव, इट मीन्स ये होगा ग्रेटर देन 0, इट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटे, y इज ग्रेटर देन, सॉरी y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। So this is y is greater than x and option will be B will be correct answer। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा ज़्यादा होगा और कौन सा
कम होगा, तो बेटा बताओ वाई। इसका मतलब कौन सा वैल्यू, मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखा जाए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H2 डायमंड वाला ज़्यादा होगा कि नहीं ज़्यादा होगा बेटा, ये बताओ, है ना। तो डेल्टा H2 यानी अगर देखो ना, डेल्टा H2 ही तो था वही, यानी अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, सो डेल्टा H2 नॉट विल बी मोर देन मोड ऑफ डेल्टा H1 नॉट। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसको आप ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दो कैसे? अच्छा बेटा, जब प्रोडक्ट बना, जब कंबशन कराया आपने, तो इसका भी कंबशन कराया, इसका भी कंबशन कराया, प्रोडक्ट बना, तो भैया देख रहे हो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हुआ था, वो तो साइन चेंज करने पे प्लस हुआ था। तो इसका मतलब प्रोडक्ट एनर्जी काफ़ी कम हो गई, CO2 प्रोडक्ट है। ग्रेफाइट और डायमंड के रिस्पेक्ट में जो CO2 की एनर्जी होगी क्या होगी, कम हो गई होगी। क्यों कम हो गई होगी बेटा? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गई है। इट मीन्स हम यहाँ पर अगर एक चीज़ बोलें आपसे, पहली चीज़ तो ये जरा समझना ध्यान से कि एनर्जी ऑफ CO2 is less than energy of carbon graphite. Energy of carbon graphite and energy of carbon diamond, इन दोनों से कम होगी। और करके लिख लो, है ना, इन दोनों से कम होगी। अब इन दोनों में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा? अगर इन दोनों की बात कर लें तो आपको पता है बेटा, स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, तो ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है तो इसका एनर्जी कम होगा। सो एनर्जी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, देखो समझ रहे हो बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। शुड बी लेस देन एनर्जी ऑफ कार्बन डायमंड, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। डायमंड कम स्टेबल है, ज़्यादा एनर्जी। ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी। ये लीजिए। तो बताओ तो एनर्जी में अगर हम बात करें तो सबसे नीचे कौन आएगा? क्या CO2 आ जाएगा? जैसे हम यहाँ पर एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात कर लें, कोऑर्डिनेट की बात कर लें तो ना बेटा सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? CO2। यहाँ कहीं होगा CO2 गैस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो दो लाइन अगर हमने खींची यहाँ पर, सपोज समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर अगर एक, तो अब इसमें ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी बेटा किसका ज़्यादा है? डायमंड। इसका मतलब ऊपर में होगा कार्बन डायमंड और नीचे में होगा कार्बन ग्रेफाइट। ये कुछ ऐसे। और यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी ग्रेफाइट के लिए है। तो बेटा बताओ क्या ये एनर्जी ही डेल्टा H1 नॉट होगा? देखो ग्रेफाइट के लिए एनर्जी जो था डेल्टा H1 नॉट। आप जरा बताओ बेटे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी की बात करें तो देखो डायमंड है, तो क्या ये बेटा डेल्टा H2 नॉट होगा? तो इस तरह से आप इसको बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। दिस इज डेल्टा H2 नॉट। कहानी क्लियर है? तो ग्राफ वगैरह जो बनाना है आप सब बना सकते हो, सारी बातें कर सकते हो, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो बेटा। तो ये था आपका क्या, बताओ बेटे, एनर्जी ऑफ या इंथैल्पी ऑफ, है ना, ट्रांजिशन, इंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, या हीट ऑफ ट्रांजिशन, या फिर हीट ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। कुछ इस तरह से हम बात करते हैं। तो कैसे क्या करना है बेटा वो आप आराम से देख सकते हो, है ना। ये मैंने आपको लॉजिक बताया, तो आपको हीट ऑफ ट्रांजिशन भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बात करेंगे, है ना, वो देखते हैं। तो अब हम लोग बेटे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की, है ना, या फिर हीट ऑफ डिसोसिएशन की। सो नेक्स्ट जो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, है ना, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसके पहले, है ना। अब हम बात करेंगे क्या, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और हीट ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा बेटा इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा हीट ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से क्या लग रहा है कि भैया टुकड़े टुकड़े करना है ना। तो टुकड़े टुकड़े करने पे जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और हीट ऑफ डिसोसिएशन। अब बात आती है कि टुकड़े करना है तो किसके करना है ना। तो किसके करना है, तो आपको यहां पर जिसको तोड़ना है, जिसके टुकड़े करना है, वो 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस। तो अगर 1 मोल सब्सटेंस को अगर आप तोड़ते हो तो वहाँ पर जो एनर्जी लगेगा
दैट विल बी इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करें बेटे तो क्या, अरे ओ बेटा जी, अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा बताओ? दिस विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड, तोड़ना है भैया, तो अगर तोड़ना चाहते हो, ये पेन देख रहे हो ना, इसको तोड़ोगे तो बेटा तोड़ोगे तो क्या होगा, एनर्जी लगेगी ना इसको। तो एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स दिस प्रोसेस, लिख लो भैया यहाँ पर कोपचे में, कोपचे में यहाँ लिखो, क्या क्या लिखो बताओ? अच्छा आप जल्दी लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, आप समझ गए होगे। सो कोपचे में आपको क्या लिखना है कि दिस विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटे? एंडोथर्मिक। अरे ओ बेटा जी, बात समझ में आई क्या? सो डेल्टा एच इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। गजब भाई गजब, ये तो बड़ी गजब बात हो जाती है। चलिए अब ये क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा? एंडो मैंने बोल ही दिया है ना। टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल substance into एटम्स। तो एटम्स में तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े आपने कर दिया, तो वहां पर जो भी एनर्जी होगी दैट विल बी डेल्टा एच डिसोसिएशन। और डेल्टा अगर स्टैंडर्ड की बात करो सो डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन। और ये वैल्यू कैसी होगी? ये दोनों की दोनों, या दोनों सेम चीज़ है, दोनों की दोनों क्या मतलब, क्या करते हैं आप? कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। गुड, तो गजब बात हो गई भाई। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखे जाए अब। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास है क्या? O2, O2 समझे बेटू? क्या है? O2। तो O2 में क्या है बेटा? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो O डबल बॉन्ड हो है, तो इसको टुकड़े टुकड़े यहां से करना होगा। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो क्या आपको 2O गैस मिल जाएगा। अरे भाई साहब, कितना मोल लेना है? 1 मोल लेना है। तो यहां पर जो भी डेल्टा एच होगा दैट विल बी डेल्टा एच डिसोसिएशन। गजब हो गया भाई ये तो। चलिए अब हमने कहा कि हमारे पास है H2 गैस। तो H2 गैस का मतलब क्या? अब इसको ऐसे तोड़ना है, ये तोड़ा आपने, ये तोड़ा, और जैसे ही तोड़ा है ना, एनर्जी लगेगी। डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2H गैस मिलेगा। कार्य समझ में, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटे, पता है, लेकिन ये क्वेश्चंस में बीच बीच में बहुत यूज होंगी। ये डिसोसिएशन ऑफ क्या है? O2 गैस है। दिस इज डिसोसिएशन ऑफ H2 गैस एंड दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, राइट। चलो अब अगली रिएक्शन की बात करें बेटे। तो अगली रिएक्शन हमने कहा कि Cl2। क्या है? Cl2। अरे भाई साहब, Cl2 तो गजब हो गया। तो Cl2 तो ClCl है, ये तोड़ा यहां से, ये टुकड़ी D नहीं है, वाई नॉट डी मत कर देना, दिस इज Cl। क्या करते हैं जनाब आप? समझते नहीं बात को, निकल पड़ते हैं रात को, फिर बोलते हैं अंधेरा है, डर लग रहा है। तो अब यहां पर क्या है कि Cl2 गैस। तो जब ये Cl2 गैस है तो बेटा ये 2Cl और यहाँ पर ये गैस हो गया, तो क्या यहाँ पर डेल्टा H जो होगा, क्या वो डेल्टा H डिसोसिएशन होगा? और जो डेल्टा H डिसोसिएशन होगा किसका होगा? क्या Cl2 गैस का होगा। अरे वाह, और क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी? तो देखो इस तरह से हम डेल्टा एच डिसोसिएशन की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डिसोसिएशन बेटा ज़्यादा, मतलब डिसोसिएशन का ये टर्म जो है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बेटा, तो बीच बीच में कहीं कहीं पर इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। अच्छा, ये जो एनर्जी है बेटा, तो इनका यूनिट क्या हो सकता है? जैसे आप किलो जूल पर मोल ले सकते हो, दैट विल बी गिवन, और किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है, दैट डिपेंड्स, या फिर कैलोरी, या फिर जूल पर मोल, या फिर कैलोरी पर मोल, दैट डिपेंड्स कि भैया किसके बेसिस पे कैसे कैसे क्या है। तो भाई एनर्जी का यूनिट तो आपको पहले से पता है, इसमें थोड़ी कुछ बताने की जरूरत है। तो बेटा बताओ, तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है? तोड़ना। डिसोसिएशन का मतलब क्या बेटा? तोड़ना। और किसको तोड़ना? कोई मॉलिक्यूल को, किसी सब्सटेंस को तोड़ना। और उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? एनर्जी। और जो एनर्जी आपको चाहिए, इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस होगा? दैट प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। चलिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके बाद हम लोग करेंगे। चलते हैं न्यू पेज में और बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त बात करते हैं। कुछ चीज़ें आपसे पूछते हैं, है ना, उसके बाद हेडिंग डालेंगे। क्या है? ठीक है, हेडिंग उसके बाद डालेंगे। चलो एक चीज़ बताओ बेटा, अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, हालांकि ये सब आपका आईओसी का पार्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी हमको आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं बेटे, है ना। तो इसमें क्या है ना बेटा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, दिस इज amount of energy required to remove electron from an isolated gaseous atom.
इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये सब आपने आईयूसी में अच्छे से किया होगा, ग्राउंड स्टेट, है ना। तो जो गैसेस आइसोलेटेड एटम है वहां से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसका मतलब बेटा कैसा होगा, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना। इसका जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, Na लिया, लेकिन आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है बेटा। अब यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसने Na प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये Na प्लस गैस हो गया। तो बेटा बता ये IE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका जो डेल एच होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो डेल एच आयोनेशन एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, एंड दैट विल बी पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आप बात करो यहाँ पर बेटा Mg की, तो सॉरी तो गैसियस एटम लेने होंगे आपको Mg। अब पहले क्या करोगे बेटा, यहाँ पर Mg प्लस 1 करोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हुआ, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये IE1 होगा। बोलो बेटे। अच्छा अब Mg प्लस 1 जो है ना बेटा गैस, ये आपका कन्वर्ट होगा किस में, Mg2 प्लस में, गैस में, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटे। अब एक चीज बताओ बेटा, इसमें प्लस चार्ज आ गया तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, जो न्यूक्लियस का पावर वो बढ़ गया ना बेटे, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके असल में वो ज़्यादा इसको खींचेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो बेटा यहाँ पर जो IE2 आएगा दैट विल बी मच मोर ग्रेटर देन IE1। सो IE2 दोनों पॉजिटिव होंगे। सो IE2 इज मच मोर ग्रेटर देन IE1। बात समझ में आती है बेटे। और दोनों का दोनों, ये भी एंडो होगा, ये भी एंडो होगा, ये भी आपका एंडो होगा, ये वाला प्रोसेस भी क्या होगा आपका एंडो होगा, है ना। बात समझ में एकदम क्लियरली आपको आ रही होगी। ऐसी अगर हम बेटा बात एल्युमिनियम की करें तो एल्युमिनियम में क्या होगा, एल्युमिनियम गैस लोगे तो पहले Al+1 बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, IE1 होगा। फिर Al+1 से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, Al+2 बनाएगा तो क्या होगा बेटा बताओ, वो आपका IE2 होगा। फिर Al+2 से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो Al+3 बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या होगा, IE3 होगा। तो बेटा एक चीज बताओ, जो IE3 होगा, सोचो Al+3 बनाया मतलब Al+2, न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ गया होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट बहुत ज्यादा होगा। तो IE3 वहां पर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम IE2 होगा और सबसे बहुत कम IE1 होगा। सो यू कैन कंपेयर लाइक दिस। आप इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, आयोनेशन एनर्जी। आई होप बेटा आप आयोनेशन एनर्जी को बात समझ गए होगे, है ना। ओके यहीं पर दूसरी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज, बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं ना बेटे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या मैं सही बोल रहा हूं, अरे बोलो ना बेटे, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या। इलेक्ट्रॉन गेन, इसको आप EA बोल सकते हो या फिर डेल्टा HEA बोल लो। ये लीजिए, कहानी समझ में आई। तो यहां पर क्या है उसको थोड़ा समझेंगे। अब देखो इसमें क्या है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे इसमें आपने देखा कि ये वाला भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये वाला भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसा नहीं होता बेटा। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में थोड़ा ध्यान देना होता है, बट मैं ये बात यहाँ पे नहीं करूँगा। जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फटाफट देखो क्या वो ये है कि मान लो बेटा आपने Cl2 गैस लिया, ठीक है, समझिएगा जरा सा, है ना। Cl2 या फिर Cl लेते हैं, Cl गैस लेते हैं, Cl गैस। अब इसको आपने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे। तो देखो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन है इसके पास, तो ये Cl माइनस आ जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बात समझ रहे हो बेटा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ऐसे ही आप और जैसे Br ले सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें, है ना। जैसे आपने Br गैस ले लिया, ठीक है, Br, है ना, Br ले लो या कोई सा भी ले लो। तो आई थिंक मैं समझा लिया आपको जो समझाना था, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा आइडिया हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। चलिए, अब इसके बाद फिर मैंने बेटा आपको एक टर्म डिफाइन किया था, डिसोसिएशन, मैंने आपको बता ही दिया। लैटिस एनर्जी भी देखते हैं क्या होता है। लैटिस एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया था। अब थोड़ा सा हम लैटिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे हम करने क्या चाह रहे हैं, है ना। सो क्या बताया था बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया हुआ था। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of solid, 1 mole of a solid, है ना। जनरली आयोनिक कंपाउंड्स की बात होती है, क्योंकि लैटिस वहाँ पर, हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए मैंने आयोनिक लिख दिया, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स, है ना। आयोनिक कंपाउंड या जनरली यहाँ पे कंपाउंड भी आप लिख लो, ठीक है, हाँ, इनटू इट्स गैसियस आयंस। तो भैया लैटिस तोड़ रहा हो तो एनर्जी लगेगी, तो ये वाली प्रोसेस भी कैसे होगी बेटा, आपकी एंडोथर्मिक होगी। समझ में आया क्या, अरे बोले बेटा समझ में आया क्या। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास NaCl का बेटा एक लैटिस है, सॉलिड है,
अब ये टूटा, जब ये टूटा तो ये सॉलिड है, तो अब ये क्या होगा, गैसियस बनाएगा, Na+ गैस बना देगा और Cl- गैस बना देगा, और यहां पर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस लैटिस को तोड़ के इनको गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन बनाने में, दैट विल बी लैटिस एनर्जी, और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। ये बात समझ में आ गई आपको? जैसे हमने कहा कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है, इसको ले लिया मैंने ऐसे, है ना। अब बेटा बताओ क्या बनाएगा ये, Ca2+ गैस, और प्लस बेटा क्या बताओ 2Cl- गैस बनाएगा क्या, राइट। तो यहाँ पर भी जो इस लैटिस को ब्रेक करने में एनर्जी होगी दैट विल बी पॉजिटिव। हमने कहा कि हमारे पास MgBr2 है बेटे सॉलिड, हमने इसको तोड़ा ऐसे, है ना, तो इसने यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी, और क्या बना देगा बेटा बताओ, ये गैसियस कैटायंस और एनायंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा, गैसियस कैटायंस और एनायंस बनाने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो ना बेटे, और ये गैसियस कैटायंस एनायंस ही होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो मुझे लगता है कि आपको लैटिस एनर्जी भी समझ में आ गई। अच्छा, लैटिस एनर्जी का जो है ना बेटा, यहाँ पर एक स्टार लगा के मैं एक चीज़ लिखता हूँ, 5 स्टार लगा के, है ना, थोड़ा सा तगड़ी बात, तो नए कलर के साथ नई बात है तो रंगीन बातें हो जाए, थोड़ी सी, अब थोड़ी सी कैसी बातें हो जाए, रंगीन बातें हो जाए। होता क्या है बेटा, लैटिस एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो, ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी, इसके साथ बड़ी गड़बड़ी है, इसके साथ एक लोचा है। क्या है इसके साथ, एक लोचा होता है। ये लोचा क्या होता है, जरा लोचा देखो, लैटिस एनर्जी ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी, कैन नॉट दिख रहा है, चलो अच्छा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा ई स्टाइल में लिखते हैं और मज़ेदार तरीके से, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन लैब में भैया हम इसको नहीं निकाल पाते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो अब बात आती है कि भैया लैब से अगर हमें किसी भी सिस्टम का किसी भी प्रोसेस का लैटिस एनर्जी बेटे निकालना है, और अगर हम उसको लैब में नहीं निकाल सकते तो अब क्या करें, तो लोचा हो गया ना भाई। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना, सो हाउ टू कैलकुलेट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि भैया अगर लैब में नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालें, सो हाउ टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, हमें इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा भाई, हमें इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए पता है क्या, देखिए जनाब, जरा गौर फरमाइएगा और आराम से तशरीफ फरमाएं और बिंदास तरीके से मस्त इंजॉय करें। सो अब जरा ध्यान देना, है ना, तो टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वी फॉलो अ प्रोसेस और अ साइकिल। अरे भाई साहब, नाम याद आ रहा है क्या, बताओ जल्दी से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन सा प्रोसेस भैया लैब में नहीं निकाल सकते तो अब क्या करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। सो वी फॉलो अ प्रोसेस ऑफ अ साइकिल और साइकिल कॉल्ड, अरे भाई साहब, बॉर्न हैबर साइकिल। अरे भाई साहब, इसका मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बॉर्न हैबर साइकिल। अरे भाई साहब ये लीजिए, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉर्न हैबर साइकिल। So to calculate lattice energy, we use Born-Haber cycle, and this is nothing. This is simple conservation of energy actually. ये भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही पार्ट है Born-Haber cycle। अब आपको एक चीज़ दिखाए, कुछ हेडिंग डालना था ना हम लोग को यहाँ पे कि भैया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की, देखिएगा यहाँ से, यस, यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो कि भैया ये सब चीज़ें, डिसोसिएशन हो गया था, डिसोसिएशन के जस्ट बाद जो हम लोगों ने, यस, ये सब हम लोगों ने क्यों समझा, बिकॉज क्योंकि हमें क्या पढ़ना था, बॉर्न हैबर। अरे भाई साहब देख रहे हो कितनी मतलब गजब चीज़ है ये। अब ऐसे कैसे गजब, पहले पढ़ें तब ना गजब होगा, तब समझ में आएगा ना कि गजब है कि नहीं है। तो ज़रा अब आप इसको समझो। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी बेटे, दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक बेटे, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया क्या, लैटिस एनर्जी। भैया इसी के लिए हमें ज़रूरत पड़ गई किसकी, बॉर्न-हैबर की। और एक चीज़ और कर लें क्या, ज़रा देखो, चौथा चीज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हालांकि मैं बता चुका हूँ
हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको हम डेल्टा एच एफ बोलते हैं। उसके बाद लगते हैं इसमें डेल्टा एच एफ या डेल्टा एच एफ नॉट, जैसी आपकी श्रद्धा की बात है कि भैया आप, अब श्रद्धा मतलब समझ रहे हो, भावनाओं की, अरे क्या निकल, श्रद्धा भावनाओं नहीं, मतलब कहने का मतलब ये समझो कि मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि भैया यहाँ पर न तो श्रद्धा की बात है ना ही भावनाओं की बात है। बात ये कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पे बात करोगे तो डेल्टा एच एफ भी हो सकता है, डेल्टा एच एफ नॉट भी हो सकता है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, हमें 1 मोल कंपाउंड बनाना होता है ना। कितना मोल, 1 मोल। इसका डेफिनेशन मैं लिखा चुका हूँ इसलिए यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा। हमें 1 मोल कंपाउंड फॉर्म करना होता है फ्रॉम इट्स मोस्ट नेचुरली अकरिंग सब एलिमेंट्स। है ना, जैसे कुछ एग्जांपल हमने दिए थे कि हाइड्रोजन का H2 गैस होता है ना, नाइट्रोजन का N2 गैस होता है, ऑक्सीजन का O2 गैस जो नेचुरली अकरिंग होता है, कार्बन का कार्बन ग्रेफाइट होता है जो नेचुरली पाए जाते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी वाला रोल हमने बताया था, देख लेना, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग पहले वाले लेक्चर में जाके देखें इस चीज़ को। हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। ब्रोमीन का Br2 लिक्विड होता है, Cl का Cl2 गैस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना। ऐसे करके बहुत सारे मैंने बताए थे, तो आप उनका यहाँ पर वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। आयोडीन का आयोडीन सॉलिड होता है कुछ इस तरह से, सॉलिड क्या करते हैं जनाब, आयोडीन सॉलिड होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ डेल्टा एच एफ लिखो भाई, डेल्टा एच एफ लिखो Mg2 सॉलिड का, लिख सकते हो क्या। तो भैया इसको किससे बना, अच्छा जो मेटल्स हैं जनरली सॉलिड, ठीक है। अब जरा देखिए, ठीक है, अब बढ़िया से समझते हैं और देखो बढ़िया मस्त एंजॉय करो। देखो कैसे, अब बताओ अब एक काम करो, एक लाइन ऐसे खींच लो जिसको हम लोग एरो बोलते हैं, है ना, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पता ही आपको, बोलो सर क्या बता रहे हो, ये सब तो बहुत अच्छे से हम बचपन में ही सीख गए थे। ये देखो, अब मैग्नीशियम का मोस्ट नेचुरल इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या होगा, Mg सॉलिड होता है। अरे भाई साहब, और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, और क्या, और जो है ध्यान दो, आयोडीन का जो होता है वो मोस्ट नेचुरली अकरिंग फॉर्म जो होता है I2 सॉलिड होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ डेल्टा एच एफ लिखो सर, MgBr2 का लिख दो आप, है ना, सॉलिड का, तो बेटा क्या लिखोगे, फिर से खींच लो एक लाइन, लोग ने खींच लिया, ई स्टाइल में खींचना, क्योंकि बिना ई स्टाइल के कुछ नहीं होगा। MgBr2। अब बेटा तो मैग्नीशियम का Mg सॉलिड होता है, लेकिन बेटा Br2 का जो मोस्ट नेचुरल अकरिंग फॉर्म होता है वो लिक्विड होता है। जैसे मैं बोलूँ कि डेल्टा एच एफ लिखो NaCl का सॉलिड का, तो लिखाओ भाई, तो हमने लिखा यहाँ पर NaCl, फिर से खींच लो ऐसे इस स्टाइल में, है ना। ये भाला है, ये क्या है, भाला है, तो भाले से डरना और पेंसिल इफेक्ट को बचा के रखना। ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ, गड़बड़ मत करना बेटा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर NaCl सॉलिड हो गया और Na का स्टेबल मोस्ट नेचुरली अक्लिव फॉर्म Na सॉलिड होता है, और Cl का, अब जरा ध्यान देना, एक Cl चाहिए, तो क्या बेटा यहाँ पर हाफ Cl2 करना पड़ेगा, और ये तो Cl2 होता है ना। तो देखो एक Cl इधर, एक Cl इधर, ध्यान इसके एक मोल के बेसिस पे इधर देखना जो भी देखना है, और Cl2 का मोस्ट नेचुरली अक्लिव फॉर्म Cl2 गैस होता है। चेक कर लो कहीं पर लोचा क्या, नहीं लोचा। अब ये सब समझने के बाद अब हम लोग न्यू पेज में चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। किसके बेटे जी, बॉर्न हैबर साइकिल। अब मैं फिर से हेडिंग डालने वाला हूँ, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न एच साइकिल, BHC, इसको हम लोग प्यार से BHC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यार से BHC। चलो अब सपोज हमारा एम जो है, टारगेट फिक्स करते हैं, हमें निकालना है बेटा लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड, है ना। इसको नंबर देते हैं पहला, ये हमारा टारगेट है। उसके लिए हम पता है बेटा सबसे पहले क्या किया करो, अब तरीका समझना। सबसे पहले आप NaCl का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लो, लिखें तो NaCl का फॉर्मेशन। अब देखो तरीका समझना, वेरी फर्स्ट जब कभी भी बॉर्न हैबर साइकिल लिखना हो तो वेरी फर्स्ट राइट del HF रिएक्शन ऑफ कंपाउंड,
जो भी कंपाउंड है उसका आप डेल एच एफ लिखो, सबसे पहला काम ये करना, ठीक है। चलिए लिखें। तो NaCl का कैसे लिखें बेटा, अभी मैंने आपको तरीका बताया था, अब ध्यान देना बेटा, अब बहुत बढ़िया चीज़ मस्त तरीके से। तो NaCl का देखो ये हमने खींचा ऐसे ऐसे करके, आपको कई सारे एग्जाम्पल अभी हम दिखा देंगे। तो देखो यहाँ पर NaCl और ये हमने लिख लिया सॉलिड। बेटा बताओ ये Na सॉलिड है, ध्यान से देखना सॉलिड है बेटे, ये सॉलिड, समझे बेटा जी। और ये ऑप्स बेटा Cl का तो मोस्ट नेचुरल फॉर्म Cl2 गैस होता है। अब फिर से वही बात, यहाँ पर देखो 1 Cl है तो यहाँ पर हाफ करना पड़ेगा तभी तो 1 होगा ना ये। अब इसका जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आएगा दैट विल बी डेल एच एफ। बताओ अगर स्टैंडर्ड की बात करो डेल एच एफ नॉट होगा। ओके, बहुत अच्छी बात हो गई। चलिए अब बताओ बेटा, ये निकालना है। और अब अच्छा लैटिस एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा वो देखें। तो NaCl, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं बेटे, एक चीज़ और समझ लेते हैं। जहाँ पर मैं आपको लैटिस एनर्जी बता रहा था, अगर मैं वहाँ पर आपको दोबारा ले चलूँ तो आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा ना बेटे, पक्का ना। देखो जैसे यहाँ पे इसी रिएक्शन को देखें, अगर ये एनर्जी लैटिस एनर्जी थी और अगर मैं इसको ऐसे उल्टा लिख दूँ Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस गिव्स NaCl, तो क्या बेटा मैं इसका जो डेल एच है उसको बेटा क्या मैं माइनस लैटिस एनर्जी लिख सकता हूँ क्या? जो भी वैल्यू होगा इसका उसका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स करने से डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाता है। अरे भैया तो हमारा एम क्या है, लैटिस एनर्जी निकालने का, तो अगर माइनस Le आ गया तो साइन चेंज कर देंगे तो लैटिस एनर्जी पता चल जाएगा। बात समझ रहे हो? वैसे मान लो इस रिएक्शन के लिए आपने एनर्जी निकाला, मान लो -10 जूल आ गया, तो बताओ लैटिस एनर्जी कितना होगा इस रिएक्शन के लिए। लैटिस एनर्जी तो कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तो इस एनर्जी की लैटिस एनर्जी क्या होगा, अगर -10 जूल आया तो बेटा +10 जूल हो जाएगा। तो अब समझ रहे होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जरा अब देखो क्या बेटा, एक काम करें लैटिस एनर्जी के लिए अब थोड़ा सा थिंक करो। अब थोड़ा सा देखो, पहला पॉइंट ये लिखा हमने, अब दूसरा पॉइंट को माइंड में ये सेट करो कि लैटिस एनर्जी को अगर हमें रिलेट करना है तो हमें क्या करना था, 1 मोल को तोड़ना था, 1 मोल को तोड़ना था और उसको गैसियस कैटायन और एनायन में कन्वर्ट करना था। या उल्टा सोचो फिर अब कि अगर हम गैसियस कैटायन और एनायन लेके 1 मोल सॉलिड को बना दें तो माइनस लैटिस एनर्जी हो जाएगा। जरा सोचना, जरा दिमाग लगाओ, क्या समझ रहे हो बात। हमने NaCl तोड़ डाला, आयंस में टुकड़े टुकड़े करके 1 मोल लेके कर दिया प्लस लैटिस एनर्जी। या फिर उन आयंस को अगर हम जोड़ के 1 मोल लैटिस एनर्जी बना 1 मोल लैटिस बना दें तो क्या -Le हो जाएगा और फिर वहां से Le का वैल्यू आ जाएगा। तो हम थोड़ा उल्टा सोच लें क्या, क्यों, क्योंकि हमने सॉलिड तो इधर ले रखा है, तो क्या हम इनको गैसियस आयन, हमारा अब टारगेट क्या होना चाहिए कि जो भी इधर सब्सटेंसेस हैं उनको हम गैसियस कैटायंस और एनायंस में ब्रेक कर लें और बस उसके बाद इसको बना दें, तो फाइनल जो हमें लैटिस एनर्जी है वो मिल जाएगी। अब जरा देखना कैसे, तो कैसे बनाना होगा। तो उसके लिए लैटिस एनर्जी के लिए आपको बेटा गैसियस कैटायंस एंड एनायंस को सोचना होगा। मुझे लगता है बेटा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से। बताओ ये सॉलिड है बेटे, अगर ये सॉलिड है तो सबसे पहले इसको गैस में ले जाना होगा आपको, है ना। अब इसके लिए तो चाहिए कलर चेंज, ऐसे तो हम काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये देखिए अब ये आया, तो इसको अगर हम Na गैस में ले जाएं तो बेटा यहाँ पर जो डेल्टा H1 होगा नॉट क्या बेटा, वो डेल्टा H सब्लिमेशन होगा क्या। अरे भाई साहब सॉलिड से गैस जा रहे हो, ये लीजिए साहब, ये लीजिए जनाब, सो डेल्टा H सब्लिमेशन ये आ गया। अभी काम नहीं बना, लेकिन अब पहले एक को कंप्लीट कर लेते हैं, देखिएगा जरा पूरा एकदम कंप्लीट तरीके से। अब बेटा बताओ जैसे ये गैस में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही ये गैस में कन्वर्ट हुआ, अरे वाह ये तो मजा आ जा रही भाई, तो कलर ऐसे चेंज हो रहा है भाई गजब तरीके से। अब बेटा बताओ क्या हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर सकते हैं। यस बिल्कुल, देखो जरा सा, यहाँ पर Na गैस है और इसको हम Na गैस, बताओ ना बेटे, देखो सॉलिड से गैस में चले गए थे और Na गैस प्लस कर सकते हैं क्या। ओहो गजब भाई गजब, गजब भाई गजब, ये देखिए आप, बोलो जनाब। तो यहाँ से आप Na गैस को Na प्लस गैस में कन्वर्ट करोगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या लग गया आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा क्या हम डेल्टा H2 नॉट जो है दैट इज, साइन वाइन आप प्लस है माइनस है वो सब देख लेंगे, एल्जेब्रिक सम लेंगे, ठीक है। ये आ गया, गैसियस कैटायन बना लिया क्या हमने, अरे गैसियस कैटायन बना लिया क्या हमने, बना लिया। चलो अब इसको लें, आगे बढ़ें। अब जरा देखिए, अब ये Cl2 बेटा, अब बताओ आपको ये तो मॉलिक्यूल है Cl2 है, तो पहले इसको बॉन्ड को तोड़ना होगा। अब तोड़ने के लिए समझना, आपके पास यहाँ पर हाफ है और बेटा ये Cl और ये Cl है, जिसको आप ऐसे तोड़ोगे तो आपको 2 Cl हाफ इंटू 2 Cl मिलेगा,
मतलब ये कितना हो जाएगा, Cl हो जाएगा कि नहीं, देखो 2 2 कैंसिल, तो मिलेगा आपको Cl। लेकिन आपने क्या किया, जब सिंगल Cl2 था तो एक बॉन्ड था, आपने हाफ लगा रखा है, तो बेटा यहाँ पर आपका जो डेल्टा H2 नॉट आएगा, क्या बेटा डिसोसिएशन करा रहे हो आप, इसका डिसोसिएशन करा रहे हो ना, सो डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा। और चूंकि यहां पर क्या है बेटा, देखो है ना, हाफ आगे लगा रखे हो, यानी कि जब Cl2 था तो 1 मोल था, चूंकि आपने हाफ, तो डेल्टा H2/2 होगा। ये देखो, समझ रहे हो ना भाई, ऐसे समझो। कहां पे समझाऊं, कहां पे समझाऊं, कहां पे समझाऊं, ऐसे समझो कि भैया जब Cl2 था तो इसने 2Cl बनाया था, देखो ना तोड़ा था, तो बेटा ये डेल्टा H डिसोसिएशन था, समझाया था ना अभी। अगर इसको हम आधे से मल्टीप्लाई कर दें इधर इधर से, तो बेटा बताओ क्या ये बन जाएगा, देखो ये हाफ है ना, हाफ Cl हो गया बेटा, ये Cl हो जाएगा ऐसे देखो, और यहाँ पर हाफ किया तो ये भी हाफ हो जाएगा, सो डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन/2। आई होप बेटा समझ गए होगे कैसे आया 2। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई, वाह भाई वाह, आनंद आ गया ये तो। अब जैसे Cl गैस पे पहुंचे तो भैया एनायन बनाना है, इसका एनायन बनाना है। अरे हाँ गजब भाई गजब, ये देखिए, तो क्या अब यहाँ पर डेल्टा, अच्छा इसको H3 बोल दें, तो इसका डेल्टा H4 नोट बोल देते हैं बेटा। क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जरा अब आप ध्यान दें, जैसे ये बना, जैसे ये बना, तो बेटा बताओ गैसियस कैटायन बन गया, गैसियस एनायन बन गया, गैसियस कैटायन बन गया और गैसियस एनायन बन गया बेटे। अब गैसियस कैटायन और एनायन से जब आप यहाँ तक जाना चाहोगे तो बेटा बताओ, इन दोनों को जब कंबाइन आप करोगे तो क्या यहाँ पर माइनस लैटिस एनर्जी होगा, देखिए जनाब आप। और इसके बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे तो बेटा बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी कितना था, डेल्टा HF नॉट था, और बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में इन सब का टोटल एनर्जी का सम अगर हम निकाल लें तो बेटा एनर्जी तो कंजर्व है, चाहे आप यहाँ से यहाँ जाओ तो इतना लगा, और कई सारे स्टेप्स आपने यूज़ कर लिए, तो इन सभी का सम डेल्टा HF नॉट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। आपने देखो, आप ओवरऑल यहाँ से यहाँ गए, डेल्टा HF नॉट लगा, फिर आप ऐसे से घूमते 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 भी यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक गए, तो बेटा एनर्जी तो कंजर्व है ना, मतलब डेल्टा H1 नॉट प्लस डेल्टा H2 नॉट प्लस डेल्टा H3 नॉट प्लस डेल्टा H4 नॉट, और ये लैटिस एनर्जी, इन सभी का सम डेल्टा HF नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या बोलता है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, वो क्या बोलता है, जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा बेटे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, तो बताओ डेल्टा HF नॉट यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा HF नॉट बताओ बेटा, डेल्टा H1 नॉट प्लस डेल्टा H2 नॉट प्लस एल्जेब्रिक सम, जो साइन वाइन दिया रहे साइन के साथ रखना है, मैं एल्जेब्रिक सम। अब देखो डेल्टा H3 नॉट है ना, और प्लस डेल्टा H4 नॉट, ये देखो डेल्टा H4 नॉट, डेल्टा H3 नॉट, और माइनस लैटिस एनर्जी, ये आपका ये आ गया। अब आपको यहाँ पर ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, इन सबको लैब में कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी सब पता होने से आप यहाँ से लैटिस एनर्जी निकाल सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। बोलो बेटे, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भैया लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, तो इस तरह से आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हो। अच्छा बताओ बेटा, अब हम क्या फटाफट, हाँ अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते थे कि मान लो ये डेल्टा HF नॉट था, जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो साइन वगैरह सब यहाँ पर आप देख लेना, उसके हिसाब से काम करें। डेल्टा H1 क्या था जरा देखो, डेल्टा H1 नॉट, डेल्टा H सब्लिमेशन, वैसे सब्लिमेशन तो आपका प्लस होता है, सो डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन प्लस, जरा देखो दूसरा आयनेशन एनर्जी भी प्लस होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, प्लस आयनेशन एनर्जी प्लस डेल्टा H3 नॉट क्या है देखो यहाँ पर, डिसोसिएशन भी प्लस होगा, तोड़ना चाह रहे हो तो डेल्टा H डिसोसिएशन, डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन/2, ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से देखो आपने इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइन देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा, चेक करना होगा बेटे आपको, है ना ये। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर माइनस लैटिस एनर्जी, दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड बार्नहाइमर साइकिल। और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप देख लें यहाँ पे। चलिए एक और अच्छा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, एक और अच्छा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और मज़े करेंगे इसके बाद। जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, हमने कहा कि हमें निकालना है, दूसरा नंबर लेते हैं, देखिएगा जरा सा, सपोज हमें निकालना है डेल HF नॉट ऑफ mg, सॉरी लैटिस एनर्जी निकालना है हमें, लैटिस एनर्जी ऑफ, 2-3 एग्जांपल अगर हम आपको समझा देंगे तो आप एकदम कहानी समझ जाओगे, ये निकालना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे इसका,
सबसे पहले फॉर्मेशन बताया था ना, तो फॉर्मेशन बना लो इसका। तो MgBr2 सॉलिड हो गया बेटे। अब इससे बनाओगे, देखो Mg सॉलिड होता है और प्लस बेटा Br2 तो लिक्विड होता है, सो Br2 लिक्विड हो गया। यहाँ पर 2 Br, यहाँ भी 2 Br, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने अभी इसका ΔHF या ΔHF नॉट होगा जो भी है। अब इसके बाद बेटा क्या करो, वही गैसेस का एनायन बना लो, गैसेस एनायन बना लो और काम करो। तो सबसे पहले बेटा सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर लें? सॉलिड को हम सबसे पहले बेटा किस में कन्वर्ट कर लें? सॉलिड को। तो सॉलिड को सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर ΔH1 नॉट ले लेते हैं और क्या इसको ΔH फिर से सब्लिमेशन बोल दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Mg गैस, समझ रहे हो? इसके बाद फिर अब क्या करें बेटा, Mg गैस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर को चेंज कर दें। चलिए अब देखिएगा, अब बताओ। अब हम यहाँ पर आयोनेशन एनर्जी की बात करें, ΔH2 नॉट बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें गैसेस का एनायन बनाना है। हम यहाँ पर ΔH2 नॉट बोलेंगे और पता है वो क्या होगा, IE1 होगा। कैसे? पहले एक निकालोगे ना बेटे, तो Mg प्लस गैस हो जाएगा। फिर बेटा आपको तो Mg में Mg2 प्लस, भाई MgBr2 Mg2 प्लस है ना, तो इसका मतलब फिर से इसका आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे बेटा, फिर से यहाँ पर ΔH2 H1 H2 H3 नॉट। अब यहाँ पर क्या IE2 होगा बेटे, आप समझ रहे हो कहानी, IE2 होगा। तो अब ये Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ये लीजिए, देखिए कहानी समझ में आ रही होगी, मुझे लगता है अब आप आराम से कर सकते हो। देखो तो हमारा बेटा क्या एक टारगेट कंप्लीट हो गया क्या, ये आप देख लो। ठीक, चलो अगले टारगेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टारगेट को आप फोकस करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो देखो बेटा Br2 लिक्विड है, Br2 लिक्विड है, तो क्यों ना हम इस Br2 लिक्विड को पहले Br2 गैस में, क्योंकि हमें गैस चाहिए ना भाई। तो यहां पर ΔH3 तक हो गया था। अब ΔH4 नॉट की बात करें तो बेटा क्या इसको हम ΔH वेपोराइजेशन की बात कर लें, इसको वेपोराइज कर लोगे। तो यहां से आपका Br2 गैस। आनंद आ रहा है बेटे, कहानी समझ में आ रही है ना कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है ना। अब जरा देखो यहां पर Br2 अब गैस बन गया। अब इसके बाद बताओ बेटा, आपको तो आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए होते हैं, तो इसको बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो Br है। तो अगर Br टूटेगा यहां पर, अब जरा ध्यान देना, Br टूटेगा अगर यहां पर बेटे, तो क्या ये अब तो यहां पर क्या है ना, Br अगर आप यहां पे देखो तो Br बॉन्ड ऐसा है, कोई आगे कोएफिशिएंट 1 है, सिंपल, तो ऐसे टूटेगा। तो यहां पर ΔH5 नॉट सीधे सीधे ΔH नॉट डिसोसिएशन ऑफ Br2 हो जाएगा ये, और यहां पर 2Br गैस बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद और आगे बढ़े अगर हम, तो अब जरा गौर फरमाएं आप, देखिए तो बेटा बताओ, क्या इसको इलेक्ट्रॉन भाई एनायन बनाना ना, तो बेटा बताओ एक 2 Br हैं, तो एक तो यानी 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, 2 Br हैं तो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट विल बी ΔH6 नॉट। तो बेटा तो 2 Br माइनस गैस बना देगा क्या ये देखिए जनाब। और जब ये बन गया तो आपको नहीं लगता काम हो गया बेटे? अरे बोलो बेटा जी, ये फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होके देखो Mg2 प्लस और 2Br माइनस आपस में कंबाइन होके बेटा बताओ क्या ये बना सकते हैं, एंड दैट विल बी माइनस लैटिस एनर्जी। ये लीजिए, दिस इज सिंपल बोर-हैबर साइकिल, दिस इज सिंपल बोर-हैबर साइकिल। तो मुझे लगता है कि बेटा अब आपको समझ में आ रही होगी कि बोर-हैबर साइकिल को बेसिकली हमें किस तरह से डिफाइन करना है, कैसे करना है। आप क्लियरली बात को समझ पा रहे होगे कि भैया ये है आपका बोर-हैबर साइकिल, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और जरा देखो बेटा, इसको अगर हम लिखें ΔH तो फिर से कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इसका जो ΔHF नॉट होगा, इसका जो ΔHF नॉट होगा वो क्या होगा बेटा जरा बताओ। यहाँ से देखो ΔH1 H2 H3 H4 H5 और H6। सो ΔH1 नॉट एल्जेब्रिक सम लेना है बेटा, जैसे जैसे वैल्यू दिया हो वैसे वैसे, प्लस ΔH3 नॉट प्लस ΔH4 नॉट प्लस ΔH5 नॉट, गजब भाई गजब, प्लस ΔH6 नॉट। सही है ना, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 और माइनस लैटिस एनर्जी, ये आ गया आपको। और अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो बेटा ΔHF नॉट इज इक्वल टू ΔH1 नॉट, पहला क्या था जरा चेक करो, ΔH सब्लिमेशन था जो कि प्लस होता ही होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ΔH2 नॉट आपका IE1 था, ये IE2 था,
ये भी प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा H4 वेपोराइजेशन, भाई वेपोराइज करो एनर्जी चलेगी, तो इसमें डेल्टा H वेपोराइजेशन होगा आपका, वेपोराइजेशन होगा। और ज़रा देखें, है ना, कहाँ तक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 वाला देखो क्या है, यस डिसोसिएशन भी पॉजिटिव होगा, सो डेल्टा H0 डिसोसिएशन, यस। और बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको चेक करना जो भी है 2 टाइम्स ऑफ EA, साइन के साथ देखना एल्जेब्रिक सम है, और माइनस लैटिस एनर्जी, ये आपका यहाँ से ये आएगा। तो दिस इज, अब आपको ये सारी वैल्यूज पता होंगी बेटे, है ना। यूजिंग दीज डेटा यू कैन फाइंड द लैटिस एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। तो आप यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। तो बेटा ये था कॉन्सेप्ट आपका किसका, लैटिस एनर्जी का। ये था कॉन्सेप्ट किसका बेटे, लैटिस एनर्जी का। और ये आपका बेसिकली है बॉर्न हेबर साइकिल। मुझे लगता है बेटा कि अब आपको बॉर्न हेबर साइकिल कैसे करना है, क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मैं एग्जाम्पल्स लिख दूँ होमवर्क के लिए, जो कि आप खुद ट्राई करोगे एक बार, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल्स क्या हैं, आप खुद उनका लैटिस एनर्जी क्या निकालना है बेटा, सभी का लैटिस एनर्जी का डेटा निकालना है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिखा है ना, ध्यान से कुछ एग्जाम्पल्स मैं 3-4 लिख देता हूँ, आप करके दिखाना, ठीक है ना बेटे। हमने लिखा यहाँ पर NaBr, ठीक है। NaCl मैंने ले लिया था, और इस बार इसमें MgI2 ले लेते हैं। MgI2 ले चुका हूँ शायद ना, देखो चेक कर लो, MgI2 लिया था क्या, MgBr2 ले लिया था, और NaCl लिया था, नहीं लिया था। MgI2 ले लेते हैं, MgI2 ले लेते हैं, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है ना। और तीसरा ले लेते हैं Al, है ना, AlCl3 सॉलिड, है ना। और चौथा Al, चौथा NaI लेते हैं, है ना। ये आपके होमवर्क है ना, इनका पूरा का पूरा डायग्राम बना के कंप्लीट करना, है ना। और इसमें कोई सिंगल डाउट आना नहीं चाहिए बेटा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सब अच्छे से आप देख लेना। तो बेटा ये आपका बॉर्न हेबर साइकिल भी कंप्लीट हो गया, है ना। हीट ऑफ ट्रांजिशन भी कंप्लीट हो गया, हीट ऑफ डिसोसिएशन भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात भी बेटे हम लोगों ने की, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है बेटे, है ना। सो बेटा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो फटाफट, है ना। एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। ध्यान रखें, खूब पढ़ें, खूब लिखें बेटा, खूब आगे बढ़ें, ओके। व्हाई नॉट डी।